वेलकम टू एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी। सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल और अध्याय पढ़ेंगे। आज हम 15 नंबर अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण और पोषणीय विकास। संसाधन क्या होते हैं? हम इस धरातल पर इस जीवन में, अपने जीवन में जितने भी पदार्थों का, किसी भी बहुमूल्य चीज़ हो या कोई भी पदार्थ हो जिसका हम उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए संसाधन होते हैं। ठीक है, संसाधन प्रयोग करने वाले यानी साधन, हम जिस वस्तु का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए सारे क्या है? संसाधन है। तो संसाधनों का वर्गीकरण सारा पढ़ेंगे, उसका कैसे संरक्षण किया जाता है, क्योंकि आपको पता है अगर संसाधनों का हम सही रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो समाप्त हो जाएगा। और उसका विकास कैसे किया जाए, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हमें प्रयोग भी करना चाहिए और इस प्रकार संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच सके। ठीक है, अति दोहन नहीं कर सकते। और आपको पता है इतना ज़्यादा दोहन करने से प्रकृति है वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है और महामारी जैसे बाढ़ वगैरह काम हो जाता है। आपने देखा ना, बड़ी महामारी आ चुकी है, कोरोना वायरस, कितना बड़ा घर बैठे हमें पढ़ना पड़ा है। तो प्रकृति के साथ जब खानी होती है, प्रकृति अपना रूप दिखाती है। इसलिए संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन उचित मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है। उसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। संसाधन क्या होते हैं, इनका कौन कौन से हम प्रयोग में लेते हैं, इनका वर्गीकरण हो गया, इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इससे हानियाँ क्या है, लाभ क्या है, इसका विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम आज पूरी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट नंबर 15 को। तो संसाधन संकल्पना। संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक और मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। दूसरे शब्दों में, मानवीय जीवन की प्रगति, विकास और अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन के लिए उपयोगी है, किंतु इसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही संभव है। जिमरमैन ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु संसाधन की श्रेणी में तभी आती है जब वह निम्नलिखित दशाओं में खरी होती है। वस्तु का उपयोग संभव हो, यानी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग संभव हो वो संसाधन कहलाएंगे। इसका रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तु के रूप में किया जाए, जिसमें निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति की क्षमता हो। यानी मनुष्य जिनका उपयोग कर ही नहीं पाएगा वो संसाधन नहीं होंगे कभी भी। कोई मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, यानी वस्तु है उसका प्रयोग करने वाला भी हो। जैसे कोई वस्तु है तो इसका हम प्रयोग करते हैं ना, तो वो संसाधन कहलाएगा। संसाधनों के रूप में पोषणीय विकास करने के लिए आवश्यक पूंजी भी हो। उपयुक्त दशाओं के आधार पर ही हम किसी भी जैविक अजैविक घटक को संसाधन की श्रेणी में सम्मिलित करेंगे। मानव स्वयं संसाधन होने के साथ साथ संसाधनों का जनक भी है। खुद संसाधन है मनुष्य, आप दूसरों के भी उपयोग में आता है। मानव ही अपने श्रम और तकनीकी ज्ञान द्वारा किसी पदार्थ को मानव उपयोगी बनाकर संसाधन का निर्माण करता है। इसलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। क्योंकि मनुष्य प्रयोग करेगा तभी संसाधन होंगे ना। तो मनुष्य संसाधन होते नहीं हैं, क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वस्तुतः मानव ही संसाधनों का निर्माण करता है। इसलिए मानव को संसाधनों का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। याद रह जाएगा। अब देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों के विस्तृत अध्ययन के लिए इनका वर्गीकरण करना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। रेखा चित्र 15.1 में संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत है। उत्पाद के आधार पर, एक तो होता है जैविक और अजैविक। जैविक का मतलब जहाँ जीवन है, अस्तित्व है, जीवन है जिसमें। अजैविक जिसमें जीवन नहीं है, ठीक है, जिनका प्रयोग मनुष्य करता है, वो अजैविक हो गया। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जैविक कौन से होते हैं, अजैविक कौन से होते हैं। जैविक संसाधन सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन कहलाते हैं। जैसे मानव में जीवन है, पशु, जीव जंतु, चरागाह, वनस्पति आदि। सभी जैविक संसाधन अपनी प्रजनन क्षमता से वृद्धि कर नवीकरणीय होने के कारण असमाप्य है।
नवीकरण का मतलब नवीन उत्पत्ति पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहती है, असमाप्य मतलब कभी समाप्त नहीं होती। इनके नवीनीकरण की क्षमता और दर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अलग अलग हो सकती है। मानव व जीव जंतु गतिशील होने के कारण चल जैविक संसाधन और वनस्पति स्थिर होने के कारण अचल जैविक संसाधन है। चल जैविक मतलब अपने घूमते फिरते हैं ना, जीव जंतु पशु पक्षी सारे, और वनस्पति होते हैं जैसे पेड़ पौधे होते हैं, सजीव तो है वो, जैविक तो है, लेकिन एक जगह स्थिर रहकर वृद्धि करते हैं, सिर्फ वृद्धि करते हैं, वो अपने चल फिर सकते हैं, गतिशील है अपने। अजैविक में देखो सभी प्रकार के जड़ निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक कहलाते हैं। जैसे समस्त खनिज है, भूमि है, मिट्टी है, पवन है, जल है, सौर है, ज्वारीय है, भूतापीय आदि अजैविक है। अजैविक यानी इसमें जीवन नहीं है। मिट्टी है, इसका हम प्रयोग करते हैं, भवन है, भूमि है, पवन है, इनका हम प्रयोग करते हैं, संसाधन है ये, लेकिन अजैविक है। ठीक है। अजैविक संसाधन प्रजनन अक्षमता के अभाव में, प्रजनन क्षमता तो होती नहीं है, अनवीकरणीय है, यानी नए नहीं है और समाप्त हो सकते हैं। एक ये देखिए संसाधनों का वर्गीकरण दे रखा है पूरा। संसाधन उपयोग की सततता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। उपयोग की सततता के आधार पर नवीनीकरण योग्य व असमाप्य, यानी समाप्त नहीं होने वाले, नवीनीकरण के अयोग्य या समाप्त होने वाले भी होते हैं, और चक्रीय संसाधन जिनका चक्कर चलता ही रहता है। उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, और उद्देश्य के आधार पर ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अब इनको आगे भागों में बांट दिया। जैसे ऊर्जा संसाधन में देखो लकड़ी है, कोयला, खनिज तेल एक दिन ऐसा आएगा समाप्त हो जाएंगे। असमाप्य वायु, जल, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। फिर कच्चे माल में देखो खनिज, नमक है, वनस्पति जैसे कंदमूल, खाद्यान्न, सब्जियां हैं, और खाद्य पदार्थ में पशु व जीव जंतु है। फिर देखो इसमें बांट दिया। फिर खाद्य पदार्थ में देखो खनिज, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, और वनस्पति और पशु व जीव जंतु, जंगली, समुद्र और पालतू। और इसमें प्राकृतिक के अंदर लकड़ी आ जाएगी, प्राकृतिक शैवाल आ जाएंगे, और कृषिगत में रबड़, गन्ना, कपास, घास आ जाएगी। ये सारणी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर हम पढ़ रहे थे उपयोग के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। अजैविक संसाधनों की निर्माण प्रक्रिया अत्यंत धीमी होने के कारण शीघ्र ही नवीनीकरण की संभावना नहीं होती, यानी जल्दी से नहीं बनते। समस्त जैविक पदार्थ निश्चित मात्रा में और निश्चित स्थानों पर ही उपलब्ध होते हैं। उद्देश्य के आधार पर देखो पूरा विवरण पढ़ेंगे, संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आज आपको पता भी लगेगा कि हम किसका उपभोग करते हैं, क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना हमें उपयोग करना चाहिए। उद्देश्य सबसे पहले ऊर्जा शक्ति संसाधन, जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति और पशु शक्ति। परंपरागत, जैसे इसमें भी अलग अलग होते हैं। परंपरागत मतलब पुराने समय से चलते आ रहे हैं। गैर परंपरागत मतलब अभी नए हैं, जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है, परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला सदियों से चल रहा है, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है। गैर परंपरागत जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है, गैर परंपरागत यानी परंपरा से नहीं है। जैसे परमाणु ऊर्जा, देखो इसमें भी आता है परमाणु ऊर्जा, लेकिन सही रूप से परमाणु ऊर्जा अब स्टार्ट हुई है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि का उपयोग वर्तमान युग में किया जाने लगा है। गैर ऊर्जा संसाधन, एक तो ऊर्जा संसाधन होते हैं, एक जिनसे ऊर्जा नहीं होती है। जैसे जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योग में किया जाता है, गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जस्ता और तांबा आदि। उपयोग की सततता के आधार पर, ये तो है उद्देश्य के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर। नंबर एक अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन। अनवीकरणीय मतलब जो नए नहीं है, इसका मतलब परंपरागत है। समाप्य इसका मतलब समाप्त होने वाले हैं। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता, उन्हें सीमित संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों का लगातार उपयोग होने से पुनर्स्थापन नहीं होने के कारण ये शीघ्र समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अनवीकरण यानी नए नहीं बना सकते, समाप्त हो सकते हैं। जैसे लोहा, अब लोहा नहीं बनेगा। कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त, आने वाली, अभी नहीं, आने वाली बहुत सारी समय बाद
400-500 वर्षों बाद समाप्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं कल ही समाप्त हो जाएंगे, ऐसे नहीं, बहुत समय बाद, लेकिन दोबारा इनका अस्तित्व नहीं हो सकता। हाँ, अस्तित्व कब होगा? जब धरती, पृथ्वी उथल पुथल हो सकती है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम, लोहा किससे बने हैं? वनस्पति, पेड़ पौधे, मनुष्य के दब जाने से ही बनी है, हजारों करोड़ों वर्ष पहले की बात से। ठीक है, अगर धरती उथल पुथल हो जाती है कभी हजारों वर्षों में, तब ये दोबारा, और ये करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अरबों वर्ष दोबारा बनने में, तो न के बराबर ही मानो। फिर देखो, नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन, यानी नए है, समाप्त नहीं होंगे। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद मानव या प्रकृति द्वारा पुनर्स्थापन या नवीनीकरण किया जा सकता है, उन्हें असीमित संसाधन कहते हैं। पुनर्स्थापन होने के कारण इनके भंडार कभी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इन्हें नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन कहते हैं। जैसे मानव की पीढ़ी वंश चलता है, पशु है, वन है, जल है, पवन है, हवा चलती रहेगी, जल है, सौर है, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अब है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे मानव, भूमि, नगदी, स्वर्ण आभूषण, शारीरिक मानसिक क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य, ये सारे स्वामित्व व्यक्तिगत है। राष्ट्रीय संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, इन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन, सौर ऊर्जा, सैन्य शक्ति, तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व संसाधन, जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो मानव की समृद्धि, उन्नति और कल्याण के लिए उपयोगी हैं। जैसे समस्त भौतिक और जैविक संसाधन। तो 3 प्रकार के हैं, एक तो जिस पर व्यक्ति का अधिकार होता है, एक जिस पर पूरे राष्ट्र देश का अधिकार होता है, और एक पूरे विश्व का अधिकार होता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम संसाधन संरक्षण, कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो पहले तो संरक्षण का अभिप्राय। संसाधन संरक्षण का अभिप्राय संसाधनों के नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्यतापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से, यानी उनका इस प्रकार नियोजन करके काम में लेने चाहिए, विवेकपूर्ण तरीके से, मितव्यतापूर्ण, यानी जितना का जरूरत हो उतना ही। ठीक है, जैसे आज हमें 1 गिलास पानी में से आधा गिलास पानी की ज़रूरत है, तो हमें आधा गिलास पानी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट इतना बड़ा आ जाएगा कि मनुष्य सोच नहीं सकता। अब कई विद्यार्थी सोचते हैं कि सर समुद्र में जल तो बहुत पड़ा है, बहुत जल है। ध्यान रखना, समुद्र में जल है वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, समुद्र में जल खारा है, वो पीने योग्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। संसाधनों का उपयोग जनसंख्या उसकी आवश्यकता के अनुरूप विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। ऐसा करने से भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय संसाधनों का बिल्कुल उपयोग नहीं करने अथवा कंजूसीपूर्ण उपयोग करने से नहीं है कि बिल्कुल ही न करें। जिन संसाधनों का उत्पादन और उपलब्धता कम है, उनका उपयोग परम आवश्यक कार्यों में ही किया जाए। जैसे विश्व में तांबे की उपलब्धता, उत्पादन कम है, इसलिए उसका औचित्यपूर्ण, यानी जहाँ जरूरत हो, उपयोग विद्युत उपकरणों, मशीनों में अधिक किया जाए। अन्य कार्यों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एल्यूमिनियम को उसके प्रतिस्थापन के रूप में किया जा सकता है। जैसे हमारे घर में आपको पता है तांबे की तारों का बिजली उत्पादन है, लेकिन अब धीरे धीरे तांबे का स्थान आपको पता होगा एल्यूमिनियम की तारें आने लगी है। क्यों? क्योंकि तांबे की उत्पादकता घट चुकी है। अतः सभी संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्यतापूर्ण, विनाश रहित, जनसंख्या व उसकी आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक उपयोग ही संसाधन संरक्षण है। संरक्षण की आवश्यकता। संरक्षण की आवश्यकता मानव के सतत विकास के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग आवश्यक है, और संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग करने के लिए इनका संरक्षण भी आवश्यक है। विकास की कीमत पर संसाधनों का विनाशपूर्ण उपयोग घातक है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाए रखना हमारा कर्तव्य है। अतः संसाधन संरक्षण आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से, नगरीकरण, औद्योगिकरण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ संसाधन भी समाप्त होते जा रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण से भूमि, जल, वायु आदि ने अपनी गुणवत्ता खो दी है। आज पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन के कारण ओजोन परत में छिद्र,
ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, जीव विनाश और मानव की कार्य क्षमता में कमी हुई है। अतः सभी विपरीत परिस्थितियों पर विजय पाकर सतत विकास करने और मानव सहित सभी जीवों के लिए जीवनदायी वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधन संरक्षण आवश्यक है। अब देखो, संसाधन संरक्षण की समस्या। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के लिए संसाधनों का उपयोग जरूरी है। तीव्र विकास की प्रतिस्पर्धा में मानव संसाधनों का शोषण करने लग गया है। नवीकरणीय संसाधनों के पुनर्स्थापन की भी एक सीमा है। तत्काल उनको भी पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। अनवीकरणीय संसाधनों के नवीनीकरण की गति मंद होने से ये संसाधन निकट भविष्य में भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में संसाधनों के अभाव में हमारी आने वाली पीढ़ियां आवश्यकता अनुसार विकास नहीं कर पाएगी। यदि कोयला, पेट्रोलियम आदि का उपयोग इसी तरह होता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। संसाधन संरक्षण में समस्या उत्पन्न करने वाले 4 कारक संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। जनसंख्या बढ़ रही है तो मानव की आवश्यकता तो बढ़ेगी। वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिकरण, नगरीकरण व परिवहन में द्रुत वृद्धि हो रही है तेजी से। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के व्यापक प्रसार से संसाधनों के अधिकतम उपभोग की वृद्धि हुई है और अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। संसाधनों के भंडार लगातार समाप्त होते जा रहे हैं और जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे संसाधन संरक्षण एक प्रबल समस्या बनती जा रही है कि किस प्रकार सीमित संसाधनों का उपयोग कर विकास किया जाए और लंबे समय तक इनकी उपलब्धि भी बनी रहे। तो कल पढ़ेंगे अपने संसाधन संरक्षण के उपाय।